नमस्कार, मैं हूं अफजाज शेखर आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स के खास शो बॉर्डर डिफेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान है रविंद्र सचदेव सर हैं, जो कि जियोपॉलिटिक्स और भारत अमेरिका रिलेशन के बहुत दिग्गज जानकार हैं। वो अंदरूनी बारीकियों को जानते हैं, खास करके ऐसे हालात में जब प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा होने वाला है एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए। अमेरिका का टैरिफ लागू हो चुका है 50% का। ऐसे में जो बदले जियो पॉलिटिकल हालात हैं, कंडीशंस हैं, उसमें भारत के लिए क्या है, भारत के लिए आगे के रास्ते क्या हैं, और भारत जो भी कदम उठा रहा है, जैसे कि एससीओ में चीन जाना, भारतीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री जापान भी जा रहे हैं और भारत का कहना है कि वो क्वाड को लेकर के भी आश्वस्त है। तो तमाम जो जियो पॉलिटिकल हालात बन रहे हैं, इस पर हम रविंद्र सचदेव सर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत मल्टी अलाइनमेंट से, या फिर जिसको नॉन अलाइनमेंट भी कह सकते हैं, कि भारत की विदेश नीति किस तरफ जा रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे समय देने के लिए। थैंक यू अभिषेक, प्लेजर आपके साथ और आपके दर्शकों के। जी सर। सर, सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि चीन में जो भी एससीओ होने वाला है, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक, चीन से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि बहुत एक भव्य पैमाने पर आयोजन किया जा रहा है। 20 देश के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो उसमें शामिल हो रहे हैं। भारत पाकिस्तान के हैं ही, रूस के राष्ट्रपति हैं, तुर्की हैं, मतलब अलग अलग देश हैं। यानी चीन उसको एक ग्रैंड तौर पर ले रहा है और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से G7 देश हैं या यूरोपीय देशों के संगठन हैं, उसको एक तरह से चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि 1-to-1 पे जा रहा है कि एक तरफ अमेरिका अगर सुपर पावर है तो दूसरा तरफ चीन एक सुपर पावर है। इस चीज को सबसे पहले आप कैसे देखते हैं सर? थैंक यू। मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही हाई लेवल से शुरू किया और पकड़ा। चाइना इस समिट को इस दौरान, क्योंकि टाइमिंग ऐसी है, रशिया यूक्रेन वॉर के मुद्दे वैसे चल रहे हैं, ट्रम्प की टैरिफ वॉर्स वैसे चल रही हैं, इस एससीओ समिट ये तो हर साल होती है, राइट, पर इस साल जब ये हो रही है इन सब चीजों के बीच में हो रही है और हमारे लिए ज्यादा होल्ड करती है और दुनिया के लिए भी, क्योंकि इस समय भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ को लेकर के ऐसा विवाद खड़ा हो रखा है और रशिया को लेकर के। जी। तो शी जिनपिंग और चाइना का प्रयास ये देखिए, बेसिकली एससीओ एक जमाने में तो चाइना ने बनाई, चाहे हम भी मेंबर हैं, बट चाइना उसमें लीडरशिप रखता है, राइट। और इस साल ये चाइना में हो रही है एससीओ की समिट। अलग अलग देशों में होती है पर इस साल इत्तेफाकन चाइना में हो रही है। तो चाइना इसको दुनिया की एक बहुत बड़ी ऑप्टो पॉलिटिक्स मूवमेंट बना रहा है, यानी कि ऑप्टिक्स और जियोपॉलिटिक्स, इन दोनों का जब मिश्रण होता है ऑप्टोपॉलिटिक्स, राइट। तो चाइना के पास अब ये मौका है कि इस दौरान, और वर्ल्ड लीडर्स आ रहे हैं, वैसे ही आने थे, पुतिन कम निकलते हैं बट चाइना आ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले 6 या 7 वर्षों से नहीं गए, तो इस साल वैसे ही जाते अगर एससीओ चलता। और बाय द वे, हमारा और चाइना का ये इंच बटा इंच जो थोड़ा थॉ हो रहा है, ये पिछले साल कजान में शुरू हुआ था। बिल्कुल। इसकी साइडलाइंस पे शी जिनपिंग और मोदी मिले थे, राइट। बिल्कुल। तो इंडिया और चाइना में थोड़ी बहुत बेहतरी, मतलब कम से कम बातचीत में हो रही थी, बिल्कुल। और उसके ऊपर अब ये आ गया है। तो ऐसे समय में जब ये समिट हो रहा है तो विदाउट डाउट ये दिखा रहा है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें काफी सारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के देश है और ग्लोबल साउथ भी एक तरह से कुछ, राइट, ये इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये G7 कहें, यस डेफिनेटली इसकी G7 या ब्लॉक बन रहे हैं अब दुनिया में, इकोनॉमिक सिक्योरिटी ब्लॉक है। तो एससीओ की अब एटलीस्ट ऑप्टिक्स बढ़ रही है दुनिया में, कि पहले एससीओ की मीट होती थी, हाँ हो गया ये वो, अब इस समय दुनिया का मीडिया, अमेरिकन मीडिया भी देख रहा है, यूरोपियन भी, कि अच्छा एससीओ में क्या होगा। सो इसलिए यस, एससीओ मीट अब की बार बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। सर, एक चीज और उभर रहा है कि जैसे एससीओ हो गया, ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स के डोनाल्ड ट्रंप को ऑलरेडी एक एलर्जी टाइप का है ही, लगातार ब्रिक्स पे वो सवाल भी उठाते रहे हैं। तो अगर हम एक तरफ अमेरिका को सुपर पावर के तौर पर देखते हैं, तो क्या ब्रिक्स या फिर एससीओ, इसके जरिए चीन अपने आप को एक सुपर पावर की तरह दिखाने को, ये जैसा आपने ऑप्टिक्स की बात की है, कोशिश कर रहा है, तो फिर भारत इसके बीच में अपने आप को कहाँ देखेगा? अगर चीन की ये कोशिश हुई इस एससीओ के जरिए कि हम एक ऐसी तस्वीर दिखाने की कोशिश करें कि भारत भी हमारी छतरी के नीचे है, तो भारत इस चीज को कैसे देखेगा, या फिर भारत इस नैरेटिव को कैसे काउंटर करने की कोशिश करेगा कि हम चीन के साथ भी नहीं है? ग्रेट क्वेश्चन, ग्रेट पॉइंट। अव्वल तो मेरे ख्याल से चाइना ये कोशिश नहीं करेगा दिखाने की कि भारत उसकी छतरी के नीचे है, राइट। वो भी समझता है, जब हमने इन एनी केस हम किसी डॉक्यूमेंट में साइन ही नहीं करेंगे जहां ऐसा रहेगा। अभी जो एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट हुई, उसमें हम कुछ चीजों में डिसएग्री करे, तो हमने वो, राजनाथ सिंह ने वो साइन ही नहीं करी। तो इसमें से जो ऑप्टो पॉलिटिक्स, नॉट ओनली ऑप्टिक्स,
प्लस जियोपॉलिटिक्स जो निकलेगी, बिल्कुल। उसमें भारत डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा, लेट्स पुट इट दैट वे, राइट। चाइना, हाँ, इसको जो पूरा कोरियोग्राफ एक तरह से आप कहिए सूत्रधार, चाइना इसका सूत्रधार बनना चाहेगा और बनता है, राइट। और हम भी सूत्रधार, हम भी को डायरेक्टर हैं चाइना के साथ, क्योंकि एससीओ के मेंबर हैं। तो इस समय यस, एमिनेंस चाइना को थोड़ी ज्यादा मिलेगी इससे जो भी आउटकम आएगा, बट उस एमिनेंस में दुनिया ये भी देखेगी जो एससीओ का जो रिजल्ट अगर आएगा, जिस भी डायरेक्शन एससीओ कर जाएगा, वो इसलिए आ रहा है कि भारत वहां पे अब एक अहम भूमिका निभानी शुरू करेगा ज्यादा। हमारा प्रयास ये होगा कि एससीओ को जरा ज्यादा वर्किंग फंक्शनल प्लेटफॉर्म बनाया जाए। अभी तक तो ये सिक्योरिटी के मुद्दों को लेकर बना था शुरू में, राइट, पर अब इकोनॉमिक मुद्दों की तरफ इससे ज्यादा ये जाता है जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए। तो एससीओ की आवाज डेफिनेटली होगी, और ये माना जाएगा, ये समझा जाएगा, जो भी इस मीटिंग के जॉइंट स्टेटमेंट निकलती है, जो भी पोजीशनिंग होती है, उसमें माना जाएगा कि भारत और हम भी एक एक शब्द को कैलकुलेट करके इस्तेमाल या ओके करेंगे। एक चीज और है सर, चीन की जो डिप्लोमेसी रही है खास करके पिछले 7-8 सालों में, खास करके शी जिनपिंग के आने के बाद, उन्होंने वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी एक तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। इस बार के एससीओ में जिस तरह से 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, एक तरह से ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा है, जो आप ऑप्टिक्स की बार बार बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी ये भी आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके भारत के साथ। चीन, भारत और अमेरिका के बीच में संबंध थोड़े से बिगड़ने शुरू हुए, इस बीच में चीन आता है और एक सॉफ्ट, एग्रेसिव नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो भारत को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है एक सॉफ्ट के नजरिए के जरिए। इन परिस्थितियों में भारत क्या करेगा जहां पे कि अमेरिका के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण है? नो, एब्सोल्युटली राइट। इस समय चीन ये भी तो देख सकता है ना कि भारत चाइना के साथ थोड़ा नर्म इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम अमेरिका हमें मतलब दरकिनार कर रहा है। तो ऐसी अगर आप पावर नेगोशिएशन देखें तो ऐसे में दूसरी पार्टी यानी कि चाइना को फायदा लगेगा, अपर हैंड, कि मेरा अपर हैंड है कि भारत मजबूर है तभी इधर आ रहा है, राइट। बिल्कुल। और उसको ये भी लगेगा कि अब भारत के साथ अमेरिका वैसे खड़ा नहीं जैसे पहले समझा जाता था मल्टीपल मायनों में, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। वो हम भी समझ रहे हैं कि चाइना ये समझेगा, नो डाउट, पर चाइना अपनी असलियत भी समझ रहा है। चाइना को खुद दिख रहा है कि अमेरिका उसको भी घेर रहा है। तो इस मीटिंग में जो जा रहे हैं सब पार्टी, सारे पार्टीज ही हम कहेंगे, मतलब इन सेंस लाइक इंडिया एज अ पार्टी, रशिया, चाइना, ये बहुत ही क्लियर माइंड से जा रहे हैं। सबको अपनी असलियत पता है, सबको दुनिया की असलियत पता है, कोई किसी वो गलत फहमी में नहीं है। तो ऐसे में होपफुली जो आपसी तालमेल बनेंगे शायद थोड़े बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप के बने। वन सेकंड, यस, जैसे आप कह रहे हैं शी जिनपिंग के आने से चाइना की जो डिप्लोमेसी थी दुनिया भर में बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी। ओके, हर चीज का वो नेले पे देला मारते थे, बिल्कुल, राइट, उसको जिसको वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कहा जाने लगा था, काइंड ऑफ थिंग, राइट। अब वो उतने शब्द यूज नहीं कर रहा, पर अगर आप शी जिनपिंग की स्पीचेस देखें, इनफैक्ट मैं भी इसी एससीओ मीट में मोदी जी के अगले दिन मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी वहां स्पीकर हूँ बाय द वे। अच्छा, ओके, तो अब एंड इन्होंने मुझे पूरी शी जिनपिंग के पिछले 4 साल की स्पीचेस दी कि इनको एनालाइज करो, अगर कुछ कमेंट करना है, तो मैंने रियली पढ़ा। शी जिनपिंग बात करता है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कोएग्जिस्टेंस की, और ये 5 हर जगह ये इसकी फॉरेन पॉलिसी का पिलर है। और ये 5 प्रिंसिपल्स वो हैं जो चाउन लाइन 53-54 में नेहरू जी से बात करके करे थे, जिनको हम पंचशील कहते थे। तो चाइना की फॉरेन पॉलिसी आज की तारीख में, चाइना ये कहता है कि हमारी ये फॉरेन पॉलिसी है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कोएग्जिस्टेंस। ओके, तो एज अ आइडिया तो वो रखता है, राइट, बट उसकी इंप्लीमेंटेशन वो कैसे करता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो इस समिट के एंड में ये देखेंगे, बट यस, भारत के साथ शायद चाइना, देखिए हमारे आई थिंक 2 मुद्दे हैं। एक मुद्दा हमारा बॉर्डर का, एक मुद्दा हमारा है कि पाकिस्तान को चाइना जो सपोर्ट करता है मल्टीपल एंगल से, राइट। हथियार बेचना, चलो वो तो कोई भी बेचता है हथियार, उससे हम रिश्ते काट नहीं सकते। अमेरिका भी तो पाकिस्तान हथियार बेचता है हमको। सो एक बॉर्डर का इशू, एक पाकिस्तान को सपोर्ट का इशू, और 0.5 इशू आप मान लीजिए ट्रेड का। चाइना हमें ट्रेड में एक्सेस नहीं देता, चाइना की मार्केट्स हमारी क्लोज्ड हैं, डेफिसिट हमारा इतना है। और इसके पीछे बिग पिक्चर में तिब्बत का भी एक छोटा सा मुद्दा है, छोटा या मतलब अहम है एनीवे। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपनी बाउंड्री, और एक चीज रियलिटी ये भी है कि बिना चाइना के हम अपने देश को भी नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल, हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीनरी, बड़ी बड़ी क्रेन्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, पावर इक्विपमेंट, टेलीकॉम इक्विपमेंट। अगर हमें अपने देश को
6% या 5 या 8 में भी बढ़ाना है, बिना इन इक्विपमेंट के हम हमारी प्लांट्स प्रोजेक्ट्स लग ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें वो चाहिए, तो वो रहेगा हमारा। हम ये नहीं कह सकते कि चाइना से हम काट देंगे, तो कोएग्जिस्ट करना है हम दोनों देशों को। बात ये कि मोदी जी की इस विजिट है, मेरे ख्याल से ये कोएग्जिस्टेंस के जो एजेस हैं उनमें फ्रिक्शन थोड़ी कम होगी, और कुछ कुछ एरियाज में इंच बाय इंच मैं कहता हूं एंगेजमेंट बढ़ेगी। कल एक रिपोर्ट आई थी सर, उसमें ये कहा गया था कि शी जिनपिंग की तरफ से, चीनी मीडिया के हवाले से ये रिपोर्ट है, कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों का व्यक्तिगत तौर पर शी जिनपिंग स्वागत करने वाले हैं। आपको लग रहा है कि आरएसी जो है रसिया, इंडिया और चाइना, एक अलाइनमेंट जिसकी बात चीन ने पिछले दिनों की भी थी, आधिकारिक तौर पर की थी, क्या वो एक बनता हुआ आपको दिख रहा है आने वाले समय में, कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग आपस में बैठे और अमेरिका को काउंटर करने के लिए एक आरएसी का निर्माण हो? क्या आपको लगता है भारत को इसमें ऐसा ऐसा इस तरह की कोशिश में भारत को हिस्सा लेना चाहिए? पहली बात मैं कहूंगा, ये बने ना बने, भारत क्या करे इसमें, इस ट्रायलैटरल का नाम आरआईसी नहीं होना चाहिए। इस ट्रायलैटरल का नाम हमें इस्तेमाल करना चाहिए आईआरसी। ओके। इंडिया, रशिया, चाइना। देखिए, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में बहुत अहमियत होती है कि कौन एजेंडा को लीड कर रहा है। एससीओ बना करके चाइना एससीओ में लीड कर रहा है ना। बिल्कुल। ओके, तो हम भी ध्यान दें कि अगर कोई बनता भी है इन फ्यूचर, या अभी तो मेरे विचार से ये नोशनल है, सो टॉकिंग अबाउट आईआरसी, इंडिया, रशिया, चाइना, ये मेरे विचार से भी नोशनल है। ये तीनों लीडर अगर एक साथ बैठ गए तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे विचार से, नो डाउट, बहुत बहुत बड़ा सिग्नल जाएगा। बट उसमें देखिए प्रैक्टिकल में कितना आईआरसी कर लेंगे। रशिया की इकोनॉमी कितनी है, रशिया हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, डिफेंस है, सब कुछ है, और हमें उसे बढ़ाना है। बट रशिया की इकोनॉमी मात्र $2.5 ट्रिलियन है जी। ओके, श्योर, चाइना की उतनी है और हमारी इतनी है। तो इन तीनों में भी अगर आईआरसी भी लें तो चाइना तो हो गया $17-18 ट्रिलियन वाला, हम हो गए 4 वाले, रशिया हो गया 2 वाले में, तब भी चाइना का वेट ज्यादा रहेगा। पर हमें अगर इसमें जो भी एजेंडा बनाना है, भारत को लीड करना चाहिए। परंतु इसमें बहुत जल्दी है, ये रोमांटिक आइडिया भी देखा जा सकता है एक तरीके से, क्योंकि जमीनी हालात में ये क्या डिफरेंस लाएगा। रशिया फंसा हुआ है यूक्रेन वॉर में, यस, रशिया वहां से निकलेगा, वहां से रिकवर करेगा। बट हाँ, यू राइट, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा ये शिफ्ट दिखाएगा कि यूरेशिया, इस इलाके को यूरेशिया भी कहते हैं लोग, कि रशिया, चाइना, यूरेशिया, इंडिया, ये ब्लॉक, तो दुनिया यस धीरे धीरे निशान लग रहे हैं, मार्किंग हो रही है कि थोड़े ये अलग होंगे। बट अभी अमेरिका की डोमिनेंस है, रहेगी, ये नया मैट्रिक्स बन रहा है। यस, एक सर कल एक रिपोर्ट आई थी जर्मन अखबार की, जिसमें कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने शायद कुछ बार दफे फोन करने की कोशिश की थी, भारतीय प्रधानमंत्री को फोन रिसीव नहीं किया गया। मुझे नहीं पता इस खबर में कितनी सच्चाई है भी या नहीं है, या सिर्फ किसी तरह का कोई प्रोपेगेंडा हो सकता है। लेकिन इसके अलावा चीन की तरफ से पिछले 10 दिनों में जो चीन का मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उससे भी कहा गया है, या कई सारे चीन के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत को सच्चाई और गंभीरता दिखानी चाहिए, इस बात को स्वीकार करना चाहिए, अमेरिका आपका रिलायबल पार्टनर नहीं है चीन के साथ, जो आप कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन तमाम चीजों चीन के साथ हमारे जितने आपने मुद्दे गिनाए भी हैं, कितने सारे विवाद हमारे चीन के साथ चल रहे हैं, उनको ध्यान में देखते हुए अब हमें डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के किस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए, जो इन्होंने 50% का एक टैरिफ लगाया है। आपने बड़े सारे क्वेश्चंस एक ही कंबाइंड कर दिए, इनको 2-3 पार्ट में करता हूँ। पहला क्वेश्चन कि ट्रंप ने मोदी जी को कॉल किया, 4 बार जवाब नहीं दिया, मेरे को उसके बारे में कुछ पता नहीं, तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि उसके अलग अलग वो निकल सकते हैं, उसको अलग रखिए जी। दूसरी बात, यस, आप जो कह रहे हैं कि चाइना पिछले कुछ हफ्तों से कह रहा है कि भारत को बुली नहीं करना चाहिए किसी भी देश को, ये वो, देखिए इसमें उनको मौका मिलता है भारत और अमेरिका के बीच में दूरियों को बढ़ाने का जी, राइट। तो ये बड़ा क्लियर, एक तरह से सही बात भी वो कह रहे हैं कि हाँ, भारत को अमेरिका को बुली नहीं करना चाहिए, भारत को, हम भारत के साथ खड़े हैं। बट साथ खड़े का मतलब क्या है, वी डोंट नो, बट एट द सेम टाइम खड़े अच्छी बात है, वी वेलकम दैट। बट ये डेफिनेटली एक अलग अलग लेवल्स पे ये भी है कि भारत और अमेरिका के बीच के जो डिस्टेंसेस हैं वो बढ़े, ये इसमें उनको फायदा है। भाई देखिए, सेम चीजें हम भी ये करेंगे, अगर हमें दिख रहा है किसी के साथ कोई ट्रेडिशनल था, उसके उन दोनों के बीच में हम अगर दरारें बढ़ाएं तो हमारा फायदा है ना, इन अ सेंस जियोपॉलिटिकल जी।
तो इसको मैं उस पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेता हूं, बट डेफिनेटली हम वेलकम करते हैं कि चाइना इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो शायद उसकी मंशा है, वही मैं बात कर रहा हूँ, इंच बाय इंच लेट अस सी की होगी। अब तीसरी बात कि ऐसे में भारत को ट्रंप के साथ कैसे डील करना चाहिए। देखिए, एक तो बाय द वे मैंने किताब लिखी हुई है, आपको शायद बताओ, 770 पेज की है ट्रंप के ऊपर, और इसमें से 1/3 किताब है हाउ टू डील विद ट्रंप, 250 पेज। जी, तो व्हाटएवर, बिग पिक्चर, एक हमें अमेरिका से अपने रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। जितने भी बिगाड़ रहे हैं उन्हें बिगाड़ने दो, हमें शांत रह के देखना चाहिए। देखिए, ओके, ट्रंप हो अगले 4-3.5 साल रहेगा, डजंट मैटर। अमेरिका और भारत के बीच में बहुत ज्यादा सिनर्जीज हैं, कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं। अमेरिकन कॉरपोरेशंस को इंडिया की मार्केट में बेहद डीप इंटरेस्ट है, और 2 साल में तो और होता जाएगा जब इंडिया वेल्दी होता जाएगा जी, और डेमोक्रेसीज हैं, और चाइना का एंगल आप है भी, कुछ तो है भी, तो वो भी, तो इसमें एक नेचुरल बहुत ज्यादा हमारी सिनर्जीज हैं। तो इन्हें हमें नीडलेसली शार्प रिएक्शन देके अगेन नेले पे देला नहीं मारना चाहिए, पहली बात। ओके, बट एट द सेम टाइम डिपेंड करेगा, हम कई जगहों में दिखाना भी चाहते हैं कि भाई हम भी नेगोशिएट करेंगे, वो सारा है। तो एक तो इस तरह से शांत रहिए, लाइक डक, एक बत्तख होती है, ऊपर से शांत होती है और झील में नीचे पानी के पैर मार रही होती है, पूरी मेहनत कर रही होती है। हमारी डिप्लोमेसी को करना है। सेकेंडली, हमारी डिप्लोमेसी को मेरे ख्याल से अमेरिका में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि हमारे ज्यादा वहां पे डिप्लोमैट होने चाहिए, ज्यादा ऑफिशियल्स होने चाहिए, हमें ट्रंप के इनर सर्कल्स के साथ रिलेशनशिप्स बनानी चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, ट्रंप की फैमिली और उनके बिजनेसेस की, जो अमेरिकन कांग्रेसमैन है जो ट्रंप के खास जानने वाले हैं, जो उसके साथ गोल्फ खेलते हैं, जो आजकल ट्रंप के ज्यादा निकट हैं, हमें इन सब के साथ अपना आउटरीच और अपनी इंफॉर्मेशन सेंसिटाइज रिलेशनशिप्स बढ़ानी चाहिए। ये 101 है इस समय, हमें ये करना होगा, राइट। हम ये नहीं कर सकते कहेंगे कि हम झाड़ देते हैं अमेरिका को, नो, राइट। जी, तो हमें एक तो अमेरिका में ज्यादा बल्कि और डीप एंगेज होना होगा। ठीक है, हम अपना करेंगे, जो भी ये टैरिफ लगाइए हम झेलेंगे, जो भी करेंगे, या हम भी कुछ रिटेलिएटरी लगा देंगे, शायद किसी किसी जो कोई हम सामान अमेरिका से खरीदते हैं जो ज्यादा बिकता नहीं, हाई एंड लग्जरी है, उस पर डबल कर दो टैरिफ, सांकेतिक तौर पर हमने भी कुछ करा, राइट। अगर हम चाहें तो शायद वो भी हो सकता है, बट ओवरऑल में हमें इन टैरिफ के मुद्दों को हैंडल हम अभी भी कर रहे हैं आराम से, विदाउट गेटिंग इमोशनल और ओवर एक्साइटेड। इन पैरेलल हमें अमेरिका के अंदर अपनी रीच, अपने डायस्पोरा, हमारी खुद ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन अमेरिकन की, जो हम लॉबी करते हैं वहां पर, या जो भी है अलग अलग, सबके साथ हमें, अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं जो कह रहे हैं जो ट्रंप कर रहा है गलत कर रहा है, भारत के साथ रिश्तों को डैमेज हो रहे हैं लॉन्ग टर्म में, ओके। तो हमें वो बढ़ानी है अमेरिका के अंदर। टैरिफ्स को हम जैसे डील करें, जैसे भी डील करें, उसके लिए हमें अपनी एक्सपोर्ट मार्केट्स बढ़ानी है, बट इतनी जल्दी बढ़ेंगे नहीं एक्सपोर्ट मार्केट्स। ये कोई पानी का नलका नहीं है कि नल खोला और पानी आ गया, आपने इधर करा तो वहां की मार्केट खुल गई, नहीं खुलती है, इट टेक्स टाइम। ये एक्सटर्नल है। इंटरनल हमें देश के अंदर अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, हमें अपनी क्वालिटी बढ़ानी है, हमें अपने गुड्स को कॉम्पिटिटिव बनाना है दुनिया में, ओके। और हमें हार्ड वर्क करना है, और हमें रिफॉर्म्स करने हैं, कुछ शुरू हो गए हैं जीएसटी वगैरह जैसे, और भी करने हैं जी। ये हमारे पास मौका है एक तरह के रिफॉर्म्स लाने का इंडस्ट्री में, जितने हो सके, बहुत जरूरत है हमें। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि एक इकोनॉमिक इमरजेंसी है देश में इस समय। 1 साल के लिए हमें 6 दिन का वर्क वीक कर देना चाहिए सरकार को और प्राइवेट सेक्टर को। अच्छा, ओके। और अगर आप 6 दिन का वर्क वीक कर देते हैं तो थियोरेटिकली आपका जीडीपी 2% बढ़ जाएगा, थियरी में, ओके। तो अब हम कहते हैं कि हम झुकेंगे नहीं, हम खड़े हैं, हम चलते रहेंगे, कोई नहीं कर सकता, हम रेजिलिएंट हैं। हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जापान, कोरिया एक दिन में नहीं बने थे, इन्होंने सालों साल, इनकी जनरेशंस ने मेहनत करी, 6-6 दिन, 12-12 घंटे जो भी काम करके। हमें भी उस तरह की मिशन मोड में आना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं केवल 1 साल हम कर लें इसको, एंड अदर थिंग्स लाइक दिस। तो ये हमें और ये हम दुनिया को भी तो दिखाएंगे ना। देखो, हम दिखा रहे हैं, चाइना भी देखेगा, अमेरिका भी देखेगा, देखो इंडिया खड़ा हो रहा है, तब हम कहेंगे इंडिया खड़ा हो रहा है। इंटरनली अगर हम वो सब करें, इसका फायदा उठा के मौका, स्वदेशी जैसे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, खुद का खरीदो, नो डाउट, बट बात यह है कि ये जो डैमेज है, इससे डैमेज होगा, कुछ नौकरियां जाएंगी, हमारे यहाँ नौकरियां जाएंगी डेफिनेटली।
आपके लेदर सेक्टर में एंड टेक्सटाइल्स में, बिल्कुल। वो अलग बात है, जेम्स वगैरह में। बट आप सर मार्केट खोलने की बात कर रहे हैं। मैं अगर रिकॉल करूं तो पिछले जब बाइडेन प्रशासन भी वहां पे था तो वहां पे कई सारी बातें होती थी कि भारत के मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा जाता था, कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते थे कि भारत ने अपनी मार्केट को अभी भी बंद रखा है। तो पिछले 7-8 सालों की मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि भारत ने क्या कोशिशें की हैं अपने मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए, ताकि फॉरेन कंपनियां आए, इन्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें? इसको लेकर भारत ने क्या कदम उठाए? क्योंकि अभी भी अगर हम बात कर रहे हैं कि मार्केट को खोलना चाहिए, तो क्या हमने अपने मार्केट को पूरी तरह से क्यों हम अभी तक खोल नहीं पाए हैं? मल्टीपल रीजंस है, वही तो हमें रिफॉर्म्स चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, हमें रिफॉर्म्स चाहिए। आप विदेशों का छोड़िए, हमारे देश के अंदर भी जो इंडस्ट्री लगाते हैं उनसे पूछिए कि कितना टाइम लगता है, कितनी सिरदर्दी होती है बिजनेस लगाने में और बिजनेस चलाने में। कंप्लायंस इज रेगुलेटरी, ओके, हमें उनको सिंप्लीफाई करना है। बट विदेशों इन्वेस्टर्स की जहां तक बात है, आप स्टॉक मार्केट छोड़ दिए, वो तो फ्लूइड होती है, स्टॉक आज रात है वो, बट कोर सेक्टर्स में अगर हैं तो दो तरह के बैरियर्स हैं जो कहा जाए। एक है टैरिफ, दूसरा नॉन टैरिफ। टैरिफ यानी कि इंडिया में जो हम सामान इंपोर्ट करते हैं, मानो अमेरिका की हार्ले डेविडसन, जो ट्रम्प बड़े दुखी थे, लग्जरी मानी जाती थी, तो उस पर 100 या 200% ड्यूटी थी, वो टैरिफ बैरियर हो गया, हमने कम कर दी है अमेरिका के प्रेशर में। असलियत तो यही है, राइट? ठीक है, पर हमें भी सही है, होनी चाहिए, क्यों महंगी हो चीजें। तो वो तो कुछ हम ड्यूटीज कुछ कम कर रहे हैं, पर जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो अलग कैटेगरी। नॉन टैरिफ बैरियर्स आई थिंक आप रेफर कर रहे हैं, जिसमें कि कई मार्केट्स में हम फॉरेन इन्वेस्टर्स और गुड्स को अलाउ ही नहीं करते, राइट? लाइक फार्मिंग, डेयरी सेक्टर, हम कहते हैं कि ये हमारी जो अपनी इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, इसको हम ओपन नहीं कर सकते फॉर फॉरेन एंट्री। जी, वो हमारे रहेंगे, बट उनमें भी हमें धीरे धीरे कुछ को खोलना पड़ेगा और कुछ को खुद रिफॉर्म करना पड़ेगा हमें, जी, राइट? फॉर हमारी अपनी प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए। ऐसा क्यों है कि चाइना के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आप 10 रुपए में लीजिए, क्या क्वालिटी है उस आइटम की, कुछ भी लीजिए आप, राइट? और हमारे यहाँ उस क्वालिटी के आइटम बनते ही नहीं है। क्यों नहीं बनते? और क्या हम इंडियन कंज्यूमर, क्या हम नहीं डिजर्व करते अच्छी क्वालिटी के गुड्स हमारे अपने लिए हो? हमारे यहाँ तो आइडिया है कि अच्छी क्वालिटी बनाने का मतलब है केवल विदेश में भेजने का। अरे यार, अपने देश के अंदर अच्छी क्वालिटी हम बेचें या बनाएं तो हमारी इकोनॉमी खुद बूस्ट होगी विद स्वदेशी एलिमेंट, बाय इंडियन। तो मल्टीपल लेयर्स इन दिस। ये सर आप जो कह रहे थे, खैर इसमें कई सारी दिक्कतें हैं। मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि जितने कोशिशें की जानी चाहिए उतनी की नहीं गई, और अब अचानक से आ गया कि हाथ पैर हम मार रहे हैं जब हमारे ऊपर एक हैवी टैरिफ लग गया। एक चीज सर इसमें और भी है जो कि मैं बात करूं, जब डोनाल्ड ट्रंप चुने नहीं गए थे, जब यूएस में इलेक्शन होने वाला था, उससे कुछ दिन पहले जो जानकार है, जो यूएस पॉलिटिक्स में नजर रखते हैं, उनको एक आभास होने लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी हो सकती है। चीन से कंटिन्यू रिपोर्ट्स आ रहे थे कि चीन ने को ये पता था कि ट्रंप आएंगे, टैरिफ लगाएंगे, तो उन्होंने एक्शन क्या लेना है, उस टैरिफ को कैसे काउंटर करना है, उसकी कोशिशें चीन ने शुरू कर दी थी। क्या हम एक ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि ट्रंप के साथ हमारे रिश्ते अच्छे ही रहेंगे, जबकि ये भी कहा जा रहा था कि भारत के साथ भी टैरिफ का मुद्दा तो फंसेगा ही, भले इस तरह के संबंध खराब नहीं होंगे, रूसी तेल वाला मुद्दा नहीं होगा, मतलब संभावनाएं थी, लेकिन टैरिफ का मुद्दा था। तो हमने पहले इस चीज की तैयारी क्यों नहीं की, अब जो हम हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इसके आई मीन हम तो आउटसाइड एनालिस्ट ऑब्जर्वर्स हैं, मैं उस पे नहीं कह सकता, पर मैं कह सकता हूँ यस यू आर राइट कि 25 दो भाग में इस समय टैरिफ 25% है ट्रेड के मुद्दों को लेके, और 25% है क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। रशिया तेल अलग रखिए, तो 25% जो हम पे टैरिफ है, ये इसलिए है, यस डेफिनेटली, कि हम अपनी मार्केट नहीं खोल रहे एग्रीकल्चर इत्यादि की, रिफॉर्म्स नहीं कर रहे जो वो चाहते हैं। ओके, इसमें डेटा लोकलाइजेशन का भी इशू है, राइट? हम चाहते हैं कि डेटा हो तो डेटा यहीं रहे, डेटा शुड नॉट गो इनटू द क्लाउड, जो नोवेयर है। तो इसको मिला, ये तो ये 25% है हम पे। और अगर देखें तो इस 25% को हम समझ सकते हैं थे ट्रंप के फिलहाल के टेम्परामेंट से। देखिए, अभी सबसे कम टैरिफ किस पे है? ब्रिटेन पे है 10%, यूरोपियन यूनियन 15%। तो हम पे अगर सब मधुर भी होता अमेरिका से रिश्ते, तो 15% तो हम पे लगना ही था शायद। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पर बात यह है कि ट्रंप के आने से पहले ये जो टैरिफ्स थे, इनका एवरेज था करीब 2.5%। जी, अमेरिका का जो वेटेड एवरेज टैरिफ था इंपोर्ट्स का 2.5% था। तो अब चाहे ब्रिटेन पे भी 10% हुआ तो वो भी बढ़ा, और हम पे अगर 15 भी होता तो वो 2.5 का तो 6 गुना ऑलरेडी बढ़ गया था ना, 15%। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बढ़ता।
उसको हम समझते, उसमें डील करते, लेट अस सी। वो एक अलग मैं बकेट रखूंगा। जो बकेट जिसने मामले ज्यादा गड़बड़ा दिए वो है रशियन तेल का मुद्दा। और इसके अलावा अभी ब्रिक्स में हम अगर कुछ ज्यादा करें, हालांकि ब्रिक्स का रियली कोई टूथ नहीं है, टूथलेस टाइगर है ब्रिक्स, कहने की बातें हैं क्या, कोई फंक्शनल चीजें हैं, कुछ हो रही है, बट इतनी अभी वो उनपे वो नहीं है, लाइक पंच नहीं है। तो उसके चलते भी तो ये जो 25% वाला रशिया पे टैरिफ है, यस ये हमें अनएक्सपेक्टेड था, यस एग्रीड, ये अनएक्सपेक्टेड था। 25 वाला ठीक है, हम देख लेते, वी कुड हैव मैनेज्ड। बिल्कुल, मैं बात तैयारियों की बात कर रहा था, हाँ बिल्कुल। यस, हम बात चल रही थी, हमारी मिनी ट्रेड डील की बात चल रही थी, और फिर फुल ट्रेड डील विद अमेरिका जी। तो वो था। बट कुछ हिसाब से जो और बाय द वे ध्यान रखिए, जो रशियन तेल पे भी हमारे पे टैरिफ है ना, ये बढ़ भी सकता है। अभी ये 50 है ना, अगर पुतिन से इनके मामले और बिगड़ते गए और कुछ पता नहीं, ट्रम्प 10 दिन 15 दिन बाद कहें ओके जो भी तेल खरीद रहा है उसमें 25% और, तो हमारा 65% पहुंच जाएगा, यानी यूएस मार्केट हमारे हाथ से बिल्कुल पूरी तरह से निकल जाए। वो तो अभी 50% पर ये जो 50% है, इस पे हमारे करीब 2/3 के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यस, बिल्कुल 50% इंक्रीज होना। अभी आ रहा था काम, मैं देख रहा था, मेरे कोई बता रहा था कि पाकिस्तान के कारपेट सेलिंग कंपनीज ऑलरेडी एडवर्टाइज कर रही है अमेरिका में कि हमारे जो कारपेट हैं पाकिस्तान पे 19% है, हम पे 50 है। तो उनका है कि हमारे कारपेट की कीमत 30% कम है इंडियन कारपेट से। तो अगर क्वालिटी मोरलेस सही है या जो भी कुछ है, तो ऑब्वियसली ये मार्केट्स जाएंगी हमारी। और जो 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 कारपेट पे काम करते हैं, मेन नुकसान होगा वर्कर्स, लेबरर्स को। जो कंपनीज हैं बड़ी तो छोड़ो, पर छोटी भी जो हैं, उसका मालिक जिसके 20-40 लोगों की फैक्ट्री है, मालिक तो फिर भी कमा रहा है, सेविंग्स हैं, पैसे हैं, घर बार बना रखा है, राइट। वो इस साल 2 करोड़ नहीं कमाएगा, 1.5 करोड़ कमा लेगा, बट मारा तो वो जाएगा जो वहां पर काम करता है, क्योंकि वो ऑर्डर्स भी है, नौकरी छोड़ो। तो कुछ लोगों को होगा ये। मैं इसी की बात कर रहा था कि अगर भारतीय मार्केट में जॉब लोगों की जाती है और एससीओ में भी मोदी जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि चीन पे हमारी डिपेंडेंसी ऐसे बने कि हम ऐसा लगे, ऐसा एक परसेप्शन बने, जिस ऑप्टिक्स की बात कर रहे थे आप, जो भारत अपने आप को एक मजबूत स्थिति में दिखाना चाहेगा, ऐसा लगे कि चीनम शरणम गच्छामी हो गया है अचानक से हमारा। नहीं वो नहीं या एग्जैक्टली राइट, होगा भी नहीं, और हमें उसको उस तरह से सोचना भी नहीं चाहिए। और ये जो नैरेटिव अगर हम सुन रहे हैं हमारे आसपास, मेरे ख्याल से ये गलत है। हमें गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, और खास अपने साथ हमें खुद की रियलिटी को समझना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग जितनी चादर उतने पैर पसारो, उतनी मेहनत करो, उस हिसाब से चलना चाहिए, राइट। यस, चाइना एससीओ जाएंगे तो कुछ इंप्रूवमेंट भारत चाइना ट्रेड के बीच में हो सकती है। ऑलरेडी हम उनसे $100 बिलियन से ज्यादा के डेफिसिट में हैं, ठीक है। अब हम एक्सपोर्ट कर पाए शायद कुछ, चाइना कुछ सेक्टर्स खोले हमारे लिए, जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं चाइना ने लगाए हुए, हमारे माल वहां जाते हैं, उनकी वो स्टैंडर्ड क्वालिटी चेक वो कस्टम में होती नहीं कि डिले हो रही है जी, क्वालिटी इंस्पेक्टर कल आएगा जी, परसों आएगा जी, 1 महीने बाद आएगा जी, आपका माल वहां खराब हो जाता है। तो इस तरह के जो हर्डल्स क्रिएट करता है चाइना, वो कम करे हम पे, तो कुछ बढ़ेगा। बट ये कोई सडनली गोल्डन छड़ी नहीं है कि हम और बाय द वे एक्सपोर्टर्स को रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, ओवरनाइट आपके बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। बिल्कुल आपको जाना होता है, देखना होता है कौन कंपनी है, किसको कितना चाहिए, कितनी सप्लाई है, कितनी कैपेसिटी है, क्या कीमत है, ट्रायल देगा, ट्रायल ऑर्डर देगा, तो कम से कम 3 से 6 महीने में पहली आपकी साइकिल चलेगी इस तरह के भी छोटे बिजनेस की भी। सर, ट्रम्प की 50% टैरिफ, मतलब ठीक है, भारत जिस तरह से रिटेलिएट करे, आपने कहा कि हो सकता है किसी सांकेतिक तरफ से कोई रिटेलिएटरी टैरिफ आप लगा दे या कोई भी एक्शन ले, तो क्या इसमें तो ये भी हो सकता है ना कि हम एक इनडायरेक्टली रूप से हम चाइना का ही फेवर कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए भारत कोई भी एक्शन लेता है, तो जाहिर सी बात है भारत और अमेरिका के बीच की दूरी जो और ज्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इस तरह से हम इनडायरेक्टली रूप से हम चाइना का फेवर कर रहे हैं। एक तो ये भी मैसेज तो जाएगा ही जाएगा, मतलब अल्टीमेटली नुकसान जो है वो हमें ही होगा, या शायद हो सकता है लॉन्ग टर्म में अमेरिका को भी हो। लॉन्ग टर्म में सबको हो सकता है, हमें और अमेरिका दोनों को हो सकता है लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान। और ये एक डेफिनेटली एक फैक्टर है जो कि अमेरिका का हमारे हम कोशिश कर रहे हैं कन्विंस करने को ट्रम्प और उसके सलाहकारों को, पर उनके विचार अलग है। उन्हें लगता है नहीं, उनको लगता है कि वो मैनेज कर लेंगे।
जी ओके उन्हें लगता है कि वो मैनेज कर लेंगे, उन्हें ये भी लगता है कि वो चाइना से डील बनाएंगे अच्छी, जी वो चाइना के साथ अपने को जरा स्टेबलाइज कर लेंगे। भारत एक सेकंड प्रेफरेंस तो नहीं मैं कहूंगा, बट थोड़ा हम एक्लिप्स हो जाएंगे उस एंगल से, एक्लिप्स नहीं मतलब थोड़ा वेटेज अलग हो जाएगा। तो ऐसे में यस, बॉटम लाइन तो या यू राइट, ये जो फायदा होगा बॉटम लाइन इस सब में फिलहाल जो दिखता है वो एक चाइना को होगा, बाकी और देशों को जो भी हो, चाइना को कुछ फायदा होता दिख रहा है इस सारी उथल पुथल से जो ट्रम्प कर रहा है। तो सर अगर चाइना को फायदा हो रहा है, अगर अमेरिका की के पर्सपेक्टिव में, अमेरिका की पॉलिसीज में अगर इंडो पैसिफिक में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत की जरूरत नहीं है, माइनस भारत पॉलिसी अगर है, तो फिर तो ऐसे में भारत के लिए रास्ते भी तो मुश्किल ही है आगे जा करके। या मतलब आपकी मतलब क्या करना चाहिए फिर भारत को? भारत को मेहनत करनी चाहिए खुद में, भारत को खुद में मेहनत करनी चाहिए, भारत को हफ्ते में 6 दिन काम करना चाहिए सर, भारत को क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए, भारत को अपने रिफॉर्म्स करने चाहिए अंदर, और डेफिनेटली यस भारत को बाकी देशों में अपना प्रमोशन करना चाहिए, कर रहा है, बट और एक्टिवली करना चाहिए। ये सब चीजें करनी है, मतलब कोई एक सिल्वर बुलेट नहीं है, जिसे कहा जाए ना सिल्वर बुलेट किसी के पास नहीं किसी चीज की, हमें ये सब चीजें करनी चाहिए। और एट द सेम टाइम यस, चाइना से हमारे जो रिश्ते हैं देखते हैं चाइना का क्या बर्ताव रहता है हमारी तरफ, अगर थोड़ा, मैं तो अल्टीमेट ये कहता हूँ कि चाइना और इंडिया के बीच में तो हमें ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, इसको सेटल कर देना चाहिए, इसको सेटल ऐसे करना चाहिए। गलवान में आप देखिए क्या है, हम गए वो गए आए गए क्या हुआ पता नहीं, पर अब पीछे बफर जोन बन गया है कि ना वो आते ना हम आते हैं जी, ठीक है। इस बफर जोन को मैं कह दूं गार्डन ऑफ पीस, नोशनली बफर जोन बना, जहां जहां हमारे डिस्प्यूट्स है बॉर्डर्स में, सब जगह म्यूचुअली बैठ जाओ, मिलिट्री जनरल्स इनके बैठे हमारे बेटे बैठते जाए, मैप में सोचते जाए ये मुश्किल होगा। कई जगह ऐसी होंगी जो हमारी मिलिट्री कहेगी नहीं हम इस जगह को हम पहाड़ी पर हैं या वो पहाड़ी पर हैं, बट अगर ऐसे हम, और हमारी बॉर्डर में करीब 40 या ऐसी लोकेशन है जहाँ हमारे डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि मैप ही नहीं है इस एरियाज के, हमें ये समझना चाहिए ना, ये एरिया इतने पहाड़ स्नोज, वहाँ कहाँ मैपिंग हुई है, कभी इंसान कभी गया ही नहीं उन इलाकों में जी। तो इन इलाकों को अगर हम धीरे धीरे वो कर दें, गार्डन्स ऑफ पीस, किस्सा होपफुली कम, और चाइना इंडिया, हमें चाइना से फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, हम हिंदी चीनी भाई भाई नहीं कहते अभी, हम ये कहते हैं वर्किंग रिलेशनशिप, और ऑलरेडी हमारी वर्किंग रिलेशनशिप चल रही है, क्योंकि अगर हम इनसे ये जो इंपोर्ट कर रहे हैं, हम ये सामान इंपोर्ट ना करें, आप जूते चप्पल कप दिवाली छोड़ दीजिए, बट अगर हम इनसे जैसे बात हो रही थी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट इंपोर्ट ना करें, तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स लगे हुए ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अगले साल इतनी गीगावाट ऐड कर देंगे, कुछ नहीं होगी। हमारी जीडीपी 6% अगर अभी है तो गिर के 3 आ जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट्स नहीं, तो हमें वो चाहिए इंटरकनेक्टेड चाइना से जी। और सर एक चीज और है, मैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे आऊंगा, खास करके मतलब ठीक है नेहरू के समय में हम नॉन अलाइनमेंट में थे, उसके बाद मल्टीलेटरल शुरू हुआ कि हम हर किसी के साथ हमारे अच्छे संबंध रहेंगे, हर किसी के अच्छे संबंध रहेंगे। इस चक्कर में क्या हम एक ऐसा परसेप्शन बना दिए कि हमारे साथ एक्चुअल में कोई है ही नहीं, सब कह रहा है कि हम मतलब भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, इस बारे में सबको एक पहले से आइडिया है कि ये हमारे साथ नहीं होंगे या एक न्यूट्रल छवि बना के चलेंगे। तो शायद वही देखने को मिला कि भारत पाकिस्तान के साथ भी हम अकेले दिखाई दिए कम से कम, या आगे जाकर के भी आपको लगता है कि ये जो हमें अब किसी का साइड खुल के लेना चाहिए, या अमेरिका की भी नाराजगी अगर हमारे साथ लेकर के रही है, चाहे बाइडेन प्रशासन के समय से ही, तो वो चाहते थे कि हम खुल करके चीन के खिलाफ खड़े हो, चाहे क्वाड को लेकर के। उनका मानना था कि अगर क्वाड में अगर भारत जाए तो क्वाड को एक भारत मिलिट्री संगठन माने, लेकिन भारत ने हमेशा से इनकार किया। तो क्या अब वो वक्त आ गया कि हम एक खुल करके अपना एक पोजीशन लें? आई थिंक वक्त आ गया हम खुल के मुद्दा बाय मुद्दा, केस बाय केस पोजीशन लें, जो हम लेंगे। ओके, अब ये वक्त है कि यस, नॉन अलाइनमेंट के टाइम शायद ये था कि हम किसी भी मुद्दे पे कोई सांस नहीं लेते थे शायद, राइट, मतलब जो भी मुद्दे हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, बट अब शायद ये वक्त है कि हम केस बाय केस जी, जो मुद्दा उठे उस पे हमें डिसाइड करना होगा वन वे और दी अदर। कुछ मुद्दे जैसे अमेरिका से अच्छी दोस्ती थी, पर इस मुद्दे में हमारी आपस में नहीं बनी, तो हम स्टांस ले रहे हैं अमेरिका से। कल को हो सकता है रशिया से हमारी कुछ ना बने, तो हम रशिया के साथ, हम रशिया के रिस्पेक्ट में भी हम कोई एक अलग स्टांस ले सकते हैं कंपेयर टू रशिया जी। तो ये वक्त है मल्टी एंगेजमेंट, इंटरलिंक करके रखने का, इन अ वे हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो मुझे दिखता है फिलहाल, कि इंटरलिंक करके रखो या करो,
एंड हम एक अकेले पोल नहीं बन सकते दुनिया में, ये भी असलियत है। अमेरिका एक पोल है, चाइना एक पोल है, रशिया पोल था एक जमाने में, बट अब रशिया पिग्मी हो गया है, रशिया का साइज डाउन हो गया, रशिया सुपर पावर क्लेम नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, जबकि हम उसे अपना अच्छा दोस्त मानते हैं। बट बाय द वे रशिया भी चाइना की तरफ झुकता जा रहा है। बिल्कुल, रशिया की इकोनॉमी अभी एनीवे इतनी इंटरलिंक्ड हो गई है चाइना से, सारी कार कंपनी, सारे फोन कंपनी, जब वेस्टर्न कंपनी निकली रशिया से, सब चाइनीज आ गई। तो फिलहाल में ये जो हुआ है ट्रंप टैरिफ्स के चक्कर में, शायद रशिया और भारत वापस थोड़े और घनिष्ठ हो गए हैं, बट कुछ टाइम से रशिया भी ड्रिफ्ट हो रहा था, और रशिया भी देख रहा था ना, रशिया देख रहा है भारत अमेरिका के साथ जा रहा है, तो वो चाहे ठीक है, रशिया पुरानी को हम रिलेशन को और ट्रस्ट को, डीप हिस्ट्री को याद रखते हैं, पर वो भी तो असलियत ये देख रहे हैं कि इंडिया तो अमेरिका की तरफ झुकता जा रहा है। उसमें एक और एलिमेंट भी है, रशिया के साथ हम हैं, रहेंगे, बट असलियत ये कि रशिया से अब हम डिफेंस लेना कम करेंगे, बहुत कम, क्योंकि रशिया की डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी और टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं दिखती। ओके, कुछ केसेस में हो सकता है अभी सुखोई वगैरह में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या सबमरीन्स कुछ हो, बट ओवरऑल में ये जो यूक्रेन युद्ध ने देखा है कि रशिया की टेक्नोलॉजी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के सामने सिटिंग डक्स की तरह हो गई थी। इनके टैंक्स जिस तरह से ये हो राइट, हेलीकॉप्टर्स एटलीस्ट वॉर की शुरू में, तो हमारे को अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में, सिक्योरिटी इंटरेस्ट में ये होगा और है कि अब हम रशिया के अलावा और भी सोर्सेज को डेफिनेटली देखेंगे, तो वो हमारा ट्रेंड धीरे धीरे रशिया से डाउन जाएगा। बट शायद अब लगता है कि हमारा और सेक्टर्स में रशिया से स्ट्रेटेजिक और डीपर हो जाए, हो सकता है ऑयल को लेकर के हो जाए, न्यूक्लियर में तो ऑलरेडी है हमारा हो जाए, बट सबसे अहम है पीपल टू पीपल और ट्रेड। इस समय काफी प्रयास चल रहे हैं कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रेडिंग बढ़े रशिया इंडिया की। अभी तक रशिया इंडिया के बीच में केवल सरकारी टाइप के बिजनेस थे, या तो डिफेंस था या तेल था, बिल्कुल। उसके अलावा हमारे पीपल टू पीपल बहुत कम है वहां पर। अमेरिका में हमारे 50 लाख इंडियन ओरिजिन के हैं, ओके, रशिया में हमारे 50,000 भी नहीं होंगे, बिल्कुल, शायद। जी, आपको लगता है कि इन सब बीच में जो इंडिया और चाइना एक तरह से सिंबॉलिक ही सही, संकेतों में सही, एक तरह से करीब आने की, मतलब फोटो ऐसा दिख रहा है कि शायद करीब आ रहे हैं, 7 साल के बाद मोदी जी भी जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि रूस को एक बैलेंसिंग पॉलिसी, बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है कि चलो, क्योंकि इसमें फिर रूस के लिए विन-विन कंडीशन है दोनों तरफ से। बिल्कुल कर रहा है, रशिया को भी फायदा है, इसमें हमें भी फायदा है। अव्वल तो सबसे पहले हमें फायदा है यूक्रेन वॉर रुके जितनी जल्दी से जल्दी, क्योंकि जितना लंबा ये वॉर चलेगी उतना रशिया इकोनॉमिकली चाइना पे डिपेंडेंट होता जाएगा, मिलिट्री रूप से डिपेंड करेगा, टेक्नोलॉजी डिपेंड करेगा, उतना ज्यादा रशिया चाइना के ऑर्बिट में फंस जाएगा। तो यूक्रेन वॉर जितनी जल्दी खत्म हो उतना हमें फायदा है उस एंगल से। एंड सेकेंडली यस, रशिया अब शायद आई थिंक कर सकता है, वही बात हो रही है ना जो IRC में कह रहा हूँ, इंडिया रशिया चाइना के अगर इनकी डिस्कशंस हो या ना भी हो, तो पर्दे के पीछे भी कम्युनिकेट करते हैं, मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं। तो यस, पुतिन को ये कदम उठाने चाहिए कि हो सकता है कि चीन और भारत के बीच में वो थोड़ा, मैं मध्यस्थता तो नहीं कहूंगा, नॉट एट ऑल, बट डिस्कशंस करे कि क्या एक्सप्लोर करे जी चाइना और इंडिया के किन मुद्दों में दोनों देशों में थोड़ा टेंशन्स कम हो। यस, इट कैन एक्सप्लोर। सर, मैं आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जो भी है भारत और अमेरिका के बीच में जो भी है, आपको लगता है कि ये चीजें आज नहीं तो कल, 6 महीना लगे, साल भर लगे, चीजें सही हो जाएंगी, चीजें फिर से रिश्ते नॉर्मल हो जाएंगे? ठीक है, जो विश्वास टूटा उसको बनाने में फिर से सालों लगेंगे, ये बात अलग है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद SCO से जो तस्वीरें निकल के आएंगी उसके आधार पर एक नया ग्लोबल ऑर्डर का निर्माण होगा और भारत को एक अपनी अलग पोजीशनिंग करनी होगी? आप इन सारी चीजों को समराइज करके सर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ग्लोबल ऑर्डर का निर्माण नहीं होगा, मैं ग्लोबल ऑर्डर का इस समय निर्माण हो रहा है, इसी समय हो रहा है। और ये ऑर्डर नहीं है, इनफैक्ट मेरा पूरा बुक उस पे आ रही है कि मैं से कहता हूँ नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन। मैट्रिक्स है, सब इसमें इंटरकनेक्टेड है, फ्लक्स है, और ये मैट्रिक्स इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो SCO से जो निकलेगा वो इसको कुछ प्रभाव करेगा कि मैट्रिक्स के शेप में जाता है, राइट, वो बिग पिक्चर है। अब सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या था पहला?
मैं अमेरिका और भारत के संबंध क्या सुधरेंगे, मैं इस पे बात कर रहा था। जी क्या इसमें देखिए 2-3 चीजें हैं, 4 चीजें हैं। पहली बात, ये उन्होंने टैरिफ अभी लगाए हैं, ये हो सकता है अगले 3 साल तक लग रहे हैं। ट्रंप अभी 3.5 साल कहीं जाने नहीं वाले। इस गलतफहमी में मत रहो कि अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रही है तो ट्रंप की बिल्कुल 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 क्योंकि चल रहा है कि ट्रंप तो वहां कुछ नहीं रहे, जो भी ना है। ना ना ये जी तो अगले 4 साल ये 50% रह सकते हैं। हो सकता है ये कम हो जाए यूक्रेन वॉर को लेकर के, जो तेल वाला है वो हट जाए। ओके, ये भी हो सकता है ये तेल वाला बढ़ जाए। बिल्कुल भाई रशिया यूक्रेन चल रहा है, पुतिन को और करना है तो 100% लगाओ। अमेरिकी सेनेट में ऑलरेडी बिल पड़ा हुआ है, ओके, जो 86 सेनेटर्स हैव साइन। तो बट ये है कि लॉन्ग टर्म में वापस नॉर्मलसी पे आएंगे। नॉर्मलसी पे यानी कि ये जो 25% वाला या 15 या 20 वाले के आसपास हम लॉन्ग टर्म में आएंगे, ट्रंप प्रशासन के दौरान या इसकी प्रशासन के बाद जी। बट इसके अलावा हमारे रिश्तों में नो डाउट खटास आ गई है। खटास स्ट्रेटेजिकली बहुत आ गई है, पब्लिक ओपिनियन में बहुत आ गई है, लीडर्स में खुद आ गई है, ओपिनियंस में खुद आ गई है। इसको ओवरकम करना मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। और ये ऐसे समय में आ रही है जबकि दुनिया में कह रहा हूं ना, मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये बिल्डिंग इस समय बन रही है वर्ल्ड ऑर्डर की जी। तो जब वर्ल्ड ऑर्डर की मीटिंग बिल्डिंग बन रही है, ऐसे में एससीओ समिट तो छोड़िए, लीडर्स आपस में बात कर रहे हैं, हमने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, क्या बना, ये वो हुआ। ये मेरे ख्याल से होता है ना फोर्क इन द रोड, ये एक सड़क में हम एक फोर्क पे आ गए हैं, राइट, इधर जाएं या इधर जाएं। हमने सोच लिया कि हम इधर जाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में तो डेफिनेटली ये लंबा छोड़ेगा, ये स्कार लंबा छोड़ेगा। ये जो इंसिडेंट पूरे हुए हैं ना, अनफॉर्चुनेटली 3 महीनों के, ये दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट को बुरी तरह से तोड़ चुका है। एक जनरेशन तक याद रख सकते हैं शायद जी, उस हद तक चले जाएंगे। बट हम वर्किंग रिलेशनशिप रखेंगे, हम और ज्यादा अमेरिका से करेंगे, बट एक बार चला छाछ को जी के पिता, बट हम एंगेज करेंगे अमेरिका से, हमें करना चाहिए जी। मतलब यही हुआ ना मोटा मोटी कि अमेरिका के पास भारत के अलावा भी कोई ऑप्शन नहीं है और भारत के पास अमेरिका के अलावा भी कोई ऑप्शन नहीं है। भले चीन हमारे लेकर के कितना भी हमदर्दी दिखाए या हम एससीओ में जाएं या फिर आगे कुछ भी करें, यही कुछ मोटा मोटी जा रहा है। हाँ श्योर, ये विकल्प हमारे पास तो नहीं है ऑनेस्टली, असलियत मतलब विकल्प की बात नहीं। मतलब अमेरिका का साथ हो, अमेरिका हमारे साथ हो तो बहुत अच्छा है जी। अमेरिका को भी ये है यस कि भारत उसके साथ हो तो बहुत अच्छा है, बट फिलहाल के लिए लगता है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी सोच रही है भारत से ज्यादा उसे चाइना से देखना है, राइट। तो भारत का वजन कम है और वो असलियत है। हम $4 ट्रिलियन हैं, वो $20 ट्रिलियन है। तो अब वक्त आ गया है दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में कि जो आपकी असली पावर है उस पर आपको भांपा जाएगा। तो हमें अपनी असली कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बढ़ानी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच हमें समय देने के लिए। अब देखते हैं कि क्या इश्यू से निकल के आता है और होप आपसे फिर से बातचीत हो पाएगी। थैंक यू विजय, प्लेजर।